नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टू STFL फैमिली डे फिल्म बस। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस वीकेंड में Q&A सीरीज आएगी, जहाँ पे मैं कोशिश करूँगा आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको सॉल्व किया जाए, क्लियर किया जाए। रीज़न साफ है, बिकॉज मार्केट में अच्छी खासी गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है। तो बहुत ऐसे निवेशक है जो मार्केट में 6 महीना पहले आए, साल भर पहले आए, और गैस बहुत लोग तो पुराने होने के बावजूद भी बहुत ही फियर कर रहे हैं। तो जी गैस उनके बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने लिए हैं, जैसे प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करनी चाहिए, अभी के टाइम SIP कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। निफ्टी बहुत लोग बोल रहे हैं कि 12,000 आएगा, 13,000 आएगा, तो क्या सही है? जापान की मार्केट की बात की जाए, वो तो रिकवर भी नहीं किया है, इसके पीछे का फैट क्या है? तो मैंने एक तरह पे बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं। माफ़ करिएगा अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए, तो फटाफट दोस्तों डिस्कस करते हैं। मैं अपनी अनबाइस कमेंट्री ज़रूर दूंगा, जिससे पूरे कम्युनिटी को काफ़ी फ़ायदा हो। तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बहुत सारे क्वेश्चंस जो एक जैसे हैं, मैंने उसको कवर नहीं किया। ऑफ कोर्स किसी और के जो क्वेश्चन सीखने की कोशिश करिएगा। तो शार्दुल जी क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं कि सर यू कैन क्रिएट अ वीडियो ऑन हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम फोमो। बहुत से ऐसे निवेशक हैं जो मार्केट में आए हैं, ऑफ कोर्स वो फोमो के चक्कर में बहुत सारे स्टॉक्स को बाई तो करते हैं। अपर लेवल बाई करना कोई ख़राब बात तो होती नहीं है, बिकॉज हमेशा हम लोगों का जो SIP का मंत्र है वो कंटिन्यू ज़रूर होना चाहिए। लेकिन यस, बहुत ऐसे निवेशक होते हैं जो एक बार में बल्क बाई करते हैं, गलत रणनीति में। दोस्तों देखिए, फोमो का कोई भी इलाज नहीं है। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिकॉज अगर आप मार्केट में आए हैं, आपको हमेशा डर लगेगा, हमेशा उत्साह होगा। मार्केट में बहुत लोग निकल जाएंगे, बहुत लोग बने रहेंगे। जो लोग बने रहेंगे वो इस लालच से बने रहेंगे कि लॉन्ग टर्म में उनकी इक्विटी मार्केट में अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। तो देखिएगा, मेरी मंत्र साफ है। अगर आपको निवेश करना है तो स्टैगर्ड बाइंग करिए। अगर आप कोई भी स्टॉक में निवेश करना है तो भाई 10 स्टॉक एक बार मत खरीदिए, उसको 2 स्टॉक कर खरीदिए। यस, वो लेवल्स उसको आपको पता होना चाहिए कि आप उसको 5% डिप में खरीदेंगे या फिर 10% डिप में खरीदेंगे। स्टॉक मार्केट का गैस जो बॉटम होता है और टॉप होता है, किसी को पता नहीं होता है। मार्केट में बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं जो 2020 में मार्केट को कहाँ देख रहे थे, आज मार्केट कहाँ है दोस्तों। तो ऑफकोर्स मार्केट अगर 18,600 जा सकता है 7,700 से, तो गिरावट भी होगा। तो उसके लिए आपको दोस्त तैयार रहना है। और रही बात फोमो की, इसका कोई भी इलाज नहीं है। मार्केट में आप रह रहे कि सीख जाएंगे, बट येस, एक ही बार में दोस्तों झटके में निवेश ना करें। मार्केट आपको मौका देगा, और मार्केट आपको मौका नहीं भी देगा तो मेरी आपको सलाह यही होगी, अगर आप इक्विटी मार्केट में आए हैं, आपकी जो भी सैलरी है, तो ऑफकोर्स आपने जो बिजनेस हैं, जो लाइक जहाँ पे आप काम करते हैं, उस सैलरी पे फोकस रखें, उसका कुछ अंश मार्केट में डालें। जिससे क्या होगा, मार्केट जब गिरेगा तो आपको पैनिक नहीं होगा। बट मैं देखता हूँ कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो FD का पैसा तोड़ के एक ही बार में डाल देते हैं। अगर दोस्तों मार्केट इतना ही आसान होता टाइमिंग करना, सब कोई जब मार्केट बॉटम आउट होता है तो पैसे लगा देते हैं और टॉप पे बेच देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरे हिसाब से कैसे आपको स्टैगर्ड वे में बाइंग करना चाहिए, जहाँ आपको फोमो भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा मुझे लगा। सुबह जी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, उनको ऐसा लगता है कि वो अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट में है, लॉन्ग टर्म में है। लेकिन यस, उनको रिग्रेट फील होता है कि बहुत सारी कंपनीज में जैसे फ्रॉड का इशू हमें देखने को मिला। GMM फ्रॉड तो सबको अच्छे से पता है कि एक ऐसा लाइक स्टॉक था जिसने 50% के OFS ले आए थे। रही बात हीरो मोटर कॉर्प जैसी दिग्गज कंपनी में भी टैक्स का घोटाला हमें देखने को मिल रहा था। तो ऑफकोर्स गैस, इन सब चीज़ से कैसे बचें? बिकॉज मार्केट में आपको पता है कि बहुत ऐसे निवेशक होते हैं जिनको डर सिर्फ एक ही बात का लगता है कि क्या पता उनकी कंपनी में फ्रॉड हो जाए, क्या पता वो येस बैंक जैसा हालत हो जाए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसलिए मार्केट में आपको पता नहीं होगा। देखिए, प्रोमोटर क्या कर रहे हैं, उनके नस में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये कोई नहीं जानता। कोई कोई प्रोमोटर तो गाइस बहुत ही अच्छे होते हैं। रिलायंस के मुकेश अंबानी साहब कहाँ से कंपनी कहाँ ले गए। येस बैंक की बात की जाए, DHFL की बात की जाए, जेट एयरवेज की बात की जाए, सारी की सारी कंपनी डूब गए। तो इसलिए गाइस, जो डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है उस पर फोकस करें। मार्केट में गाइस सारे के सारे स्टॉक्स फ्रॉड नहीं होते हैं। यस, आप 20 कंपनी चुनेंगे, 30 कंपनी चुनेंगे, तो एक आध कंपनी में क्या पता आने वाले कल में हो भी जाए। हो सकता है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग होल्डिंग है उसमें कंपनी कुछ कर दे, ये हमें पता नहीं होता है। और गैस मार्केट में तो यही तो रिस्क का नाम होता है। तो इसलिए गैस, अगर आपको इन सब से बचना है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है कि कोई कंपनी फ्रॉड करती है। आपको थोड़ी ना पता है कि अंदर में प्रोमोटर्स में क्या चल रहा है, वो हमें बाद में पता चलता है। तो ऑफकोर्स कभी भी गैस ऐसी न्यूज़ आती है जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, वहाँ पे दूर रहिए। देखिए कि कितना घातक है। अगर प्रोमोटर लालची है और हमेशा कुछ ना कुछ घोटाला कर रहे हैं, उससे दूर रहें। बट येस, डाइवर्सिफिकेशन इस तरह की, अगर आप डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखते हैं तो वहाँ पे गैस जो लाइक क्षमता है डैमेज का, वो बहुत ही कम देखने को मिल सकता है। इस बात की जाए, मोहित जी क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है कि इनको एकोमुलेशन करना है। ऑफकोर्स इनको ऐसा लगता है कि आने वाले कल में कहाँ पे तेज़ी आ सकती है। रामदेव अग्रवाल सर बहुत ही रिनाउंड पर्सन है, मैं भी इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं इनका वीडियोस देखता हूँ, बहुत कुछ सीखा भी उनसे। तो ऑफकोर्स गाइस, इनको ऐसा लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में और सर्विसेज में एक आने वाले कल में एक अच्छा खासा बेट हो सकता है। तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है भी। आपको अगर मुझे फॉलो करते हैं आप,
आपको ने बहुत बार बताया था कि निफ्टी की रिबैलेंसिंग होती है, कभी आईटी ऊपर तो कभी बैंक एनबीएफसी नीचे। 2020 के पहले गए बैंक एनबीएफसी भाग रहा था, तो ऑफकोर्स आईटी नहीं भाग रहा था। तो सेक्टर रोटेशन हमें देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी रैली बैंक में ड्यू है। तो ऑफकोर्स जो फेडरल रिजर्व ने कमेंट्री करी है और जो आरबीआई ने टाइटनिंग पॉलिसी करी है, इसे शॉर्ट टर्म में गाइस जो बड़े बड़े बैंक एनबीएफसी को थोड़ा सा क्रेडिट ग्रोथ में घातक हो सकता है, झटका लग सकता है। बट यस, इसे ही समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसे ग्रोथ कर सकती है। तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम में मुझे भी बैंक एनबीएफसी में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाई पड़ रहा है। और यस, जो सर्विसेज वाले बिजनेस हैं वो तो एवरग्रीन है, बट उसी बीच में अगर आप देखें तो जो ईपीएस है और जिसमें बिजनेस मोड है, आप उसे फोकस करें तो मैं सहमत हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यस, जो सर्विसेज हैं और जो बैंक एनबीएफसी के टॉप क्लास लेंडर्स हैं उस पर एक गुंजाइश हो सकती है। बात की जाए तापस जी का क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, उनको ऐसा लगता है कि एल्के एलिमेंट्स उन्होंने जो भाव पे खरीदे हैं 4146 के आसपास, 1000 पॉइंट के आसपास करेक्शन है। विप्रो की बात की जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। 27% डाउन है किसमें, एल्के एलिमेंट्स में, और 12% विप्रो में। इनको ऐसा लगता है कि उस पैसा को क्या आरती में या फिर एलटीआई में स्विच कर दें। तो मेरे ऐसा पर्सनली मानना है कि अगर आपने एल्के एलिमेंट्स में लिए है तो कोई ख़राब कंपनी नहीं ली है, बहुत ही अच्छी कंपनी। अभी के टाइम दोस्तों दीपक नाइट्रेट में भी बड़ी बड़ी करेक्शन हमें देखने को मिली, इवन एसआरए भी अपने ऑल टाइम हाई से 20% डाउन है। तो मेरी आपको सलाह ये होगी कि एल्के एलिमेंट्स एक टॉप क्लास कंपनी है, यहाँ पे पैनिक ना करें। ऐसा नहीं है कि मैं अपना होल्डिंग बेच के लॉस में एक और भी कंपनी को ले लूँ जो और भी गिरा हुआ है, तो ऐसा मत करिएगा, कन्विक्शन रखिएगा। बट यस, एल्के एलिमेंट्स आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। विप्रो की बात कीजिए तो स्लो मूविंग स्टॉक है, आप चाहें तो अगर इसको स्विच करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स ये जो पैसा है आप इसमें एलटीआई में निवेश करके छोड़ सकते हैं। बात इनके और भी अदर स्टॉक्स हैं जैसे दीपक नाइट्रेट, टाटा केमिकल, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, सारे के सारे अच्छी कंपनी, इन सबको आप ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें देखने को मिलता है, बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, मुझे इनका नाम याद रहता है बिकॉज जब चैनल शुरू हुआ था तब से ये जुड़े हुए हैं। तो देखिएगा इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफकोर्स ये सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं। व्हेन द मार्केट वॉज गोइंग गुड एंड हिट ऑल टाइम हाई, माई पोर्टफोलियो वॉज शोइंग 67% प्रॉफिट, सम ऑफ द शेयर्स ऑफ द पोर्टफोलियो वर गिविंग 200-400% प्रॉफिट, आई डिडंट बुक एट द लेवल नाउ। इस सेइंग अब इनको ऐसा लगता है कि अभी के टाइम में जो कंडीशन वर्स्ट हो गई है, इसमें इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो पूरे वैनिश होते हुए देखने को मिल रहे हैं और एकदम 6% के आसपास ही वो प्रॉफिट में है। तो अभी के टाइम में उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको एक्सिट करना चाहिए और जो प्रॉफिट बच रहा है उसको लेकर निकाल देना चाहिए। और रही बात इनका जो विजन है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म का है, बिकॉज ये सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी जो विजन का है काफ़ी लॉन्ग टर्म का ज़रूर है। सबसे पहले समझिएगा प्रॉफिट बुकिंग का असल फार्मूला क्या होता है। इसका कोई असल फार्मूला नहीं होता है, मार्केट में गैस याद रखिएगा। बहुत मैं देखता हूँ कि बहुत लोग इसको लेके बहुत डाउट करते हैं कि सर मैंने तब प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं किया, तब मैंने क्यों खरीदा। याद रखिएगा स्टॉक मार्केट हमेशा एक रिग्रेट मार्केट होता है, आप हमेशा मार्केट को जीत नहीं पाएंगे। टाइमिंग करना एकदम गलत बात होती है। तब कौन ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बुक करना गलत बात होती है, लेकिन यस, अगर आप बोलें कि मुझे 50 लाख का पोर्टफोलियो में, 30 लाख का पोर्टफोलियो में एकदम मार्केट के टॉप में बेचना है और बॉटम में खरीद लेना है, गलत बात होती है। यस, अगर आप चाहें तो 10% 20% प्रॉफिट बुकिंग करते भी हैं तो कोई गलत बात नहीं होती। बट ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि मार्केट में सेंटीमेंट वो तो रोल प्ले करता है, बट येस जो इन्वेस्टमेंट का गोल है उस पर आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए, एकदम आपको स्टेगनेंट रहना चाहिए। इसलिए बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो रखिए, शॉर्ट टर्म कलर रखिए, ट्रेडिंग भी करिए ना, स्विंग करिए, जहाँ पे आप बाई लो सेल हाई करे। बट येस, एक ही पोर्टफोलियो में अगर आप सोचेंगे कि मेरा पोर्टफोलियो का जो प्रॉफिट्स है साफ हो गया, मैंने प्रॉफिट बुक क्यों नहीं किया, तो गैस इतना बड़ा पोर्टफोलियो अगर आपके पास है 15 लाख 20 लाख का, आप सारे स्टॉक्स को प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। बिकॉज सारे के सारे स्टॉक अगर आपने चुना है ये सोच के चुना है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा करेंगे, अब किसको पता कौन सा स्टॉक गिरेगा कौन सा स्टॉक भागेगा। तो ऑफकोर्स अगर आप लॉन्ग टर्म थ्योरी को फॉलो करते हैं तो शॉर्ट टर्म निवेशक की तरह मत सोचिएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने इधर पे कैसे ग्राफ खोला है, ये मिस्टर रामदेव अग्रवाल से का ग्राफ ज़रूर है। इससे क्या सीखने को मिलता है, तो ऑफकोर्स गाइस जो पेपर में और पेन में जो ट्रेडिंग होती है और जो आंकड़े होते हैं वो देखने में बड़ा ही दमदार लगते हैं, बट यस रियल लाइफ में काफ़ी टफ होते हैं। तो रामदेव सर का पोर्टफोलियो अगर आप देखें 87 में 0 से 30 हुआ, हर्षद मेहता लाइक जब स्कैम हुआ था, फिर गिर 210 हुआ, 10 से 100 हुआ, 100 से कितना हुआ 30 हुआ। तो अगर ये सोचते हैं कि भाई मैंने 70 करोड़ का प्रॉफिट लॉस कर दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों ये टाइम फ्रेम है ना, इसमें एक समय लग गया, 7 साल का, 8 साल का, 10 साल का। इसलिए कैसे इक्विटी मार्केट में जब तक आप डिकेड का ना सोचें, 20 साल का ना सोचें, तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट नहीं होता। इसका बेस्ट एग्जांपल दोस्तों टाइटन का शेयर ही, आप जाकर चार्ट देखिएगा, आपको देख के जितना अप ट्रेंड का लगता है उतना ही मुश्किल चार्ट भरा हुआ है। तो कौन जो रामदेव अग्रवाल का पोर्टफोलियो है उन्होंने कहा 1300 करोड़ कमाया, कहाँ से, जीरो से स्टार्ट करके। उतना आसान था जर्नी, एकदम नहीं था दोस्तों। तो इसीलिए मार्केट में अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की थ्योरी से आते हैं ये सोच के कि मुझे बने रहना है, तो गैस चिंता की बात नहीं होती है। मार्केट गिरता है रिकवर भी होता है, बट यस क्या प्रॉफिट बुक करना गलत बात है, नहीं दोस्तों। लेकिन यस अगर आप मानसिकता ये रखते हैं कि मुझे लॉन्ग टर्म का भी मज़ा लेना है, शॉर्ट टर्म का भी लेना है, तो भाई आपको अप्रोच दोनों अलग अलग करना ज़रूर पड़ेगा। बहुत सारे स्टॉक्स बुल मार्केट में आधा होते हैं,
लाइक बेयर मार्केट में आते होते हैं, माफ करिए दोस्तों, और बुल मार्केट में 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना होते हैं। प्रिंस पाइप को आप ले लीजिए, 150 का IPO स्टॉक आया था, गए 75 में चला गया था, 900 तक गया, आज 700-600 के आसपास है। तो ये होता है, मार्केट का पार्ट है। तो इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म थ्योरी सोचते हैं तो प्रॉफिट बुक करना नहीं है, कहाँ करना है ये आप डिसाइड करिएगा। ऑफकोर्स मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि पोर्टफोलियो को, स्टॉक को ही आप अलग स्टॉक्स, मतलब अलग डीमेट अकाउंट में स्विंग करिए, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, मीट हो गया तो निकल जाइए, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भाई वही काम करिए। तो ऑफकोर्स गाइस ये थ्योरी है, तभी काम करती है जबकि पैसे लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग होते हैं। येस, अगर आपको देख के लगता है कि भाई चलो 10 का 100 हो गया, तो याद रखिएगा दोस्तों उसको होने के लिए 7 ईयर्स लगा था। तो क्या आपके पास 7 ईयर्स का टाइम फ्रेम का उतना पेशेंस है? नहीं है। आप हमेशा सोचते हैं कि भाई 6 महीना में मैं पागल हो जा रहा हूँ। ऐसा मत करिए दोस्तों। इक्विटी मार्केट की बात कीजिए, ऐसे ही मार्केट है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स काफ़ी डाउन थे, 2 साल चले ही नहीं, 3 साल चले ही नहीं, और उसके बाद रिकॉर्ड हाई लगा दिए। तो हमेशा का याद रखिएगा, सेल्स, प्रॉफिट और फंडामेंटल्स, इससे ऊपर कोई नहीं होता। कंपनी अगर ग्रोथ कर रही है तो आज नहीं तो कल दोस्तों मार्केट में रिकवरी ज़रूर होगी, और उन सब स्टॉक्स में जो कंपनी प्रोमिनेंट इम्पैक्ट डालती है उसमें रिकवरी ज़रूर हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश किया। तो ऑफकोर्स प्रॉफिट बुक करना कोई गलत बात नहीं है, बट येस, अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं टॉप पे क्यों नहीं बेचा, मैं निफ्टी 17,000 रुपये 18,000 रुपये क्यों नहीं बेचा, गाइस बहुत लोग नहीं बेच पाए, 99.99% नहीं बेच पाए। तो ऑफकोर्स क्या म्यूचुअल फंड पूरा एग्जिट कर लेता है? नहीं दोस्तों, म्यूचुअल फंड तो वैसे बाइंग कर रहे हैं, क्यों? तो उनको वैल्यू दिखाई पड़ रही है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा मार्केट में इन आउट मत करिए। मार्केट आज के टाइम नेगेटिव है, 2022 चैलेंजिंग है, 2020 के बाद और 21 के बाद रैली आई थी, 2022 चैलेंजिंग है, 2023 में अच्छा होगा। तो लॉन्ग टर्म विजन रखिएगा दोस्तों। मार्केट में आपको उतार चढ़ाव से डर लगेगा नहीं, लेकिन यस, अगर आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, वहाँ आपको लगता है कि बहुत रैली आ चुकी है, ये सस्टेनेबल नहीं है, तो मर्जी आपकी। बट यस, अगर आप लॉन्ग टर्म थ्योरी सोचते हैं और शॉर्ट टर्म की तरह बिहेवियर करते हैं, तो मार्केट में गैस आपको फोमो तो छोड़िए, कोई भी बचा नहीं सकता। ये भी एक सीनियर सिटीजन है, बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन मुझे देखने को मिलते हैं। तब कोर्स इनके पास TCS है, इन्फोसिस है और SCL टेक है। इनको आई वांट टू सेल 1 IT स्टॉक आउट ऑफ 3 आप एडवाइस करिए। तो मुझे सब पर्सनली फील होता है कि अगर आपको IT स्टॉक में इन तीनों में से किसी एक को एग्जिट करना है, तो ऑफकोर्स ये तीनों के तीनों फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। बट येस, टाटा ग्रुप की बात की जाए तो पोर्टफोलियो का स्टॉक होना ही चाहिए। तो ऑफकोर्स गैस TCS को आप रख सकते हैं। रही बात इन्फोसिस की, तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस ने जो नंबर पेश किए थे तो काफ़ी रोबस्ट है। ऑल्दो SCL टेक की बात की जाए, इनके जो यील्ड डिविडेंड का वो बहुत ही शानदार है। बट येस, अगर आपको एक स्टॉक को निकालना है तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी टफ है। बट येस, मैं आपको बोलूँगा कि आप TCS पे और इन्फोसिस से बने रहें, और चाहे तो SCL टेक में आप निकलने का प्लान कर सकते हैं। बिकॉज अगर आपको 3 में से कोई मैं 2 चॉइस दूँ तो मेरी पिक हमेशा TCS और इन्फोसिस पहले होगी। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, लाइक इनको, आई एम ऑलरेडी होल्डिंग बजाज फाइनेंस, आई वांट टू इन्वेस्ट इन वन मोर NBFC, विच वन विल चूज़। तो HDFC की बात की जाए, मुथूट की बात की जाए, SBI कार्ड की बात की जाए, तीनों में से कौन सा चूज़ करने बोल रहे हैं, तो ये थोड़ी बड़ी कंपनी हो जाएगी मर्जर के बाद, तो उसमें थोड़ा जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगा। मुथूट की बात की जाए, बहुत ही सेफ बेट है, बिकॉज आपको पता है गोल्ड लोन में ज़्यादा NPA का इशू नहीं होता है। बट येस, थोड़ा स्लो चलता है, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। तो ऑफकोर्स अगर आपको तीनों में से कोई एक ही स्टॉक में निवेश करना है, अगर आप ग्रोथ लवर है, तो गो विथ SBI कार्ड्स। मुझे लगता है कि क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है आने वाले कल में काफ़ी धूम मचा सकते हैं। एक्सपोनेंशियली ग्रोथ भी हो रहा है, नंबर्स भी ठीक ठाक थे। और रही बात, अगर आपको बहुत सेफ्टी में जाना है तो ऑफकोर्स HDFC सबसे बड़ी कंपनी है। बट येस, इसमें ग्रोथ मुझे थोड़ा कम दिखाई पड़ते हैं। तो अगर आप ग्रोथ लवर है तो गो विथ SBI कार्ड, अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो गो विथ मुथूट फाइनेंस। अब ये क्वेश्चन है इधर पे, आई हैव वेरी लेस वेटेज इन नौकरी, एल्केलेमेंट्स एंड डीमार्ट, शुड आई एवरेज देम नाउ एंड गिव देम गुड वेटेज टू माई पोर्टफोलियो, और शुड आई वेट, आई हैव 12 लाख पोर्टफोलियो विथ 34 स्टॉक्स। ऑफकोर्स 34 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में 12 लाख का थोड़ा ज़्यादा है, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप मैनेज करते हैं। अगर बहुत लेस वेटेज है तो मेरे हिसाब से डीमार्ट आपको अभी के टाइम बहुत ही अच्छा वैल्यू ऑफर कर रहे हैं, आप इसको थोड़ा थोड़ा एवरेजिंग कर सकते हैं। नंबर्स की बात की जाए बहुत ख़राब नहीं थे जितना मार्केट को सेंटीमेंट का लाइक इशू चल रहे हैं। आप चाहें तो डीमार्ट में थोड़ी सी एवरेजिंग कर सकते हैं। मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड अगर होता भी है आप पैनिक ना मचाएं। तो ऑफकोर्स डीमार्ट आपके लिए फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो नौकरी, जो कि बहुत ही पेरेंट कंपनी है, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। एल्केलेमेंट्स की बात की जाए, इनके एक बार Q4 के नंबर्स देख लीजिए, बाला माइंस को बीट कर पाती है, तो एवरेजिंग करिएगा, वरना अभी के टाइम में डू नॉट एवरेज। अगर आपको एवरेजिंग करनी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी डीमार्ट होनी चाहिए और सेकंड प्रायोरिटी आपकी नौकरी ज़रूर होनी चाहिए। सेम दोस्तों, अगर आप देखें जो मैंने कमेंट्री दी कि प्रॉफिट बुकिंग को लेके मैंने क्या बताया कि मार्केट में गए जो सेंटीमेंट होता है ना, लोग जब तेज़ी में माहौल को देखते हैं तो लोगों को लगता है कि और भागेगा और भागेगा, और जब गिरते हैं तो लोग पछताते हैं। इसलिए कैसे प्रॉफिट बुकिंग करने का मैंने क्या बताया, सिंपल तरीका वही है कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अलग बनाइए,
एक शॉर्ट टर्म अलग बनाइए, शॉर्ट टर्म में आप ट्रेडिंग करिए, बाई लो सेल हाई करिए, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप बने रहे हैं एसआईपी के तहत एक्मुलेशन का सोचिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास 5 लाख रुपये हैं, आप 21 साल में 2022 से 5 लाख लगा दिए, आप 50,000 करके हर 3 महीने में लगाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5,000 करके एसआईपी लगाइए, तो लॉन्ग टर्म में छेड़छाड़ ना करें। अगर आप सोचते हैं उसको मैं 10 साल रखूँगा, 20 साल रखूँगा, तो भाई 6 महीने के फॉल में आपको पहनने की क्या आवश्यकता है। 2020 से क्रैश के आपने भूल गए कि मार्केट गिरा था, आधा भी हुआ था, रिकवर भी हुआ, तो टाइम दीजिए। और मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करने का सबसे बेस्ट लेवल वही होता है जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज़्यादा भाग जाए। और शॉर्ट टर्म में अगर आप सोचें तो प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स 100% आप कोई भी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकते, वरना फिर से आपको एंट्री लेने का मन नहीं करेगा। तब 20% के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर स्टॉक में 40-50% के आसपास मोमेंटम आए। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म का व्यू जरूर रखते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, पोर्टफोलियो डाउन है, पैनिक नहीं करिए, सारे के सारे इवन मार्केट का भी इंडेक्स डाउन है, लॉन्ग टर्म रिकवरी ज़रूर होगी। इंद्र जी क्वेश्चन है कि कौन सा लेवल पे लाइक स्टॉक को लाइक एवरेजिंग करना सही होगा। तो जी कैसे अगर आप कोई भी स्टॉक को लाइक 20% 25% के आसपास डिस्काउंट में लेते हैं तो फिबोनाची पैटर्न तो मैंने आपको सिखाया ही है, और बहुत ही इफेक्टिव भी होता है। आपको पता है कि 23.2% के बाद सीधा 38.2% के आसपास और 50% के आसपास। तो अगर फिबोनाची पैटर्न आप फॉलो करते हैं तो आपका एवरेजिंग का लेवल आराम से मिल जाएगा। बट येस, बहुत ऐसी बार होता भी है कि जो उस पैटर्न से पहले ही स्टॉक रिवर्स कर लेते हैं, तो इसलिए कोई भी लाइक स्टॉक को 5% से ज़्यादा छोटी कंपनी को एलोकेशन ना दें, और मैक्स टू मैक्स 8 to 10% के आसपास। और उसके बाद फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करके अपनी एवरेजिंग लेवल को खुद देख सकते हैं। फिबोनाची पैटर्न क्या होता है नहीं पता, आप चाहें तो मेरे वीडियोस को देख के सीख सकते हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अक्षय भंडारी की क्वेश्चन है कि सर आई एम होल्डिंग 80% कैश। तो भाई आपसे रिच अभी कोई नहीं है, आप 80% कैश में बैठे हुए हैं और गुड मिड कैप। तो मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे मिड कैप बताए भी हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने व्यूअर्स से कुछ मिड कैप का जो लिस्ट है जो मैं बताता हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इनको बहुत ही बेनिफिट होगा। केमिकल्स की सजेशन की बात की जाए, गो विथ SRF, दीपक नाइट्राइट, आरती इंडस्ट्रीज़, एल्की लिमेंस, छोटी कंपनी में आप इन सब फोकस कर सकते हैं। यस, लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए, कैपेक्स प्लान लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी है, आप इसको फोकस कर सकते हैं। अवॉइड अभी के टाइम माइक्रो कैप, बिकॉज माइक्रो कैप में काफ़ी उतार चढ़ाव ज़रूर है। मैंने जो 3-4 कंपनी का नाम दिया उसको आप एनालिसिस करके केमिकल्स में ट्रैक कर सकते हैं। मिड कैप का तो भैया बहुत सारा लिस्ट है, जैसे DSL की बात की जाए, हैप्पीस्ट माइंड की बात की जाए, रही बात और भी टॉप क्लास कंपनी की जो अभी के टाइम गिर रही है, एफएल इंडिया, सारे के सारे अच्छी कंपनी हैं। उन सब में आप चाहें तो अपने होल्डिंग्स को बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे SIP के वे में निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि सर इफ़ डीमार्ट बॉटम लाइन इज सेम 450 करोड़ एस्टिमेट और स्लाइड डाउन विच प्राइस बल्क निवेश तो कहीं आता ही नहीं है। बिकॉज अगर आप बल्क निवेश करेंगे तो हमेशा पछताएंगे कि मैंने अभी बल्क निवेश क्यों नहीं किया। प्राइस 200 डाउन हो गया, तो सेम दोस्तों बल्क निवेश कब आता है, बॉटम कब बनता है, ये किसी को पता नहीं। बहुत ही मजबूत दिल वाले हैं तो मिल गया 3,000 के नीचे, आप प्लान कर सकते हैं। 3,000 के नीचे मिलता है 2750 के आसपास शायद से एक बॉटम लगने की कोशिश हो सकती है। तो मेरी आपको सलाह यही होगी, अगर आपको 100 स्टॉक खरीदना है, मैं साफ साफ बता रहा हूँ, CMP में 20 खरीद लीजिए, और हर लाइक 100-150 के फॉल पे, 200 के फॉल पे आप 20-20 करके ऐड एंड डिप्स कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत दिन से पूछ भी रहे हैं कि एक्सप्लेन इज इट गुड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड और स्मॉल केस। म्यूचुअल फंड इज ऑलवेज हाँ। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऑलवेज हाँ वाला लाइक मेरी सलाह होती है। बिकॉज अगर आप मार्केट के उतार चढ़ाव से पैनिक करते हैं तो मेरे हिसाब से अच्छी खासी लाइक आपके पास चांस मिल रहे हैं, तभी के टाइम में ETF बाई करिए। अगर आपको डर लगता है ETF बाई करिए। म्यूचुअल फंड के टॉप क्लास जो कंपनीज हैं उनके फंड को परचेस करिए। ऑफकोर्स एक्सिस म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड मुझे लगता था और अभी भी लगता है, बट ये सो स्कैम हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। तो आप चाहें तो मिराए को एक फोकस कर सकते हैं, वो भी एक अच्छी कंपनी है। और पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप है उस पर फोकस कर सकते हैं। तब कॉस्ट म्यूचुअल फंड इज़ ऑलवेज ए गुड बाई। तो आप चाहें तो ये तो दो जो मैंने कंपनी बताया है इस पर फोकस कर सकते हैं। SBI जो फोकस फंड है वो भी काफ़ी अच्छी है। इनका मैंने कमेंट देखा था, इन्होंने ELS से बोला था, मुझे ELS उतना पसंद नहीं है, उतना मुझे टैक्स बचाने की आवश्यकता नहीं होती है। बट येस, जो ग्रोथ वाली कंपनी है, जो ब्लू चिप में टॉप क्लास म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर है, जिनके NAV ठीक ठाक है, एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, तो उस पर आप चाहते फोकस कर सकते हो। ये क्वेश्चन है कि सर आई हैव स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इन LTI, हैवन गिवन 15% ऑफ एलोकेशन बट वांट टू एलोकेट 25% ऑफ माई पोर्टफोलियो नेवर। भाई इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? 25% ऑफ पोर्टफोलियो अगर आप दोगे, क्या पता कुछ हो जाए। तो ऑफकोर्स ये गलत बात है। 15% दिए हम तो ओवर डाइवर्सिफाई है, ज़्यादा लोकेशन मत दिए, वरना क्या होगा कि कल के दिन अगर वो स्टॉक 2 साल चला ही नहीं तब फंसा हुआ फील करेंगे। 10% से ऊपर एलोकेशन ना दें, और मैक्स टू मैक्स देते भी हैं बहुत ख़राब केस में तो 15% के आसपास मैं आपको एलोकेट करने की राय नहीं दूंगा ऑनेस्टली। अभी के टाइम डाइवर्सिफिकेशन लाइक आपने जो दिया है बहुत ही ह्यूज दिए हैं, बट येस बेस फॉर्मेशन होने दीजिए, थोड़ा महंगा ही खरीद दीजिए, क्या दिक्कत पड़ता है। बट येस कोई भी स्टॉक में 25% के आसपास एलोकेशन की मैं आपको राय नहीं दूंगा। सुधांशु का क्वेश्चन है कि कैन आई प्रीफर IT मिड कैप शेयर टू एवरेज और वेट एंड वॉच। मेरे हिसाब से थोड़ा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। निफ्टी IT को छोड़िए,
नेस्टेक की हालत अभी ख़राब होते हुए देखने को मिल रही है। टेक में जो रैली हुई थी थोड़ा स्वाहा होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी भी एक्सट्रीम फियर का माहौल नहीं हुआ है, तो एक्सट्रीम फियर का माहौल होगा तब को थोड़ी सी निचले भाव में मिल सकती है। तो एस आई पी आप कंटिन्यू करिए इक्का दुक्का स्टॉक लेके। और सी एम पी से अगर कोई भी आई टी स्टॉक से अभी जो प्राइस में करेक्शन हुई है वहाँ से अगर आपको 10-15% के आसपास मिलते हैं तो वहाँ पे आप एवरेजिंग को थोड़ा सा मजबूत कर सकते हैं। सबसे ये क्वेश्चन है कि योर व्यूज ऑन मुथूट एवरी डे इज ड्रॉपिंग डाउन, तो क्या अकेला मुथूट गिर रहे हैं? बजाज फाइनेंस की बात की जाए, फिनसर्व की बात की जाए, कोटक की बात की जाए, आईसीआईसीआई बैंक की बात की जाए, इतने रोबस्ट नंबर होने के बावजूद भी उसमें 15-20%, 25% का फॉल हो चुका है। तो कंपनी ख़राब नहीं है। वर्लपूल की बात की जाए, ये समर सीजन आने के बावजूद भी तेज़ी नहीं हो रही है, बट येस वही प्राइस रेंज पे। तो इसको अगर आपको मौका मिलता है प्राइस भागने से सेल करने का, तब इधर पे सेल करने का मौका ढूंढ सकते हैं 2000 के आसपास। लेकिन येस मुथूट में आप कंटिन्यू करें, कंपनी ख़राब नहीं है, बट येस अभी के टाइम जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर है। ये क्वेश्चन है कि द स्टेज द मार्केट और इकोनॉमी इज बैड स्टेट एंड सेकंड द इन्वेस्टर बैडली लाइक आई एम होल्डिंग एच डी एफ सी एम सी सिंस लॉन्ग 2500 में खरीदा था, वॉज एट 2200 फॉर क्वाइट गुड, लेकिन अभी के टाइम में 1800 के आसपास ज़रूर है। एम एस सी इंडेक्स से निकल चुका है, तो अभी के टाइम में करना क्या सही हो सकता है? एच डी एफ सी एम सी की बात की जाए, मैंने 2700 के आसपास मैंने थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट को बुक किया था, अभी तक रीएंट्री नहीं की है। बिकॉज टॉप लाइन की बात की जाए मेजर मिसिंग हमें दिखाई पड़ रहा है। तो मेरी आपको साफ सलाह होगी अभी के टाइम एच डी एफ सी एम सी को थोड़ा एवरेजिंग करने के लिए अवॉइड करें। अगर आपको भागता हुआ देखने को मिले तो थोड़ा सा निकलने का मौका देख सकते हैं। बिकॉज टॉप लाइन में जब तक राइस नहीं होगा तब तक थोड़ा सा पेन, क्या काफ़ी पेन देगा। बट येस एच डी एफ सी ग्रुप से आप परेशान मत होइए। अगर आप एच डी एफ सी ए एम सी को छोड़ के एच डी एफ सी कोई भी शेयर लिए हुए हैं तो याद रखिएगा दोस्तों, एक समय आई टी सी को सब गाली दे रहे थे। एक साल पहले मार्केट बुल फेस में था, आई टी सी भाग ही नहीं रहता। आज मार्केट गिर रहे हैं, आई टी सी भाग रहे हैं, तो ये होता है इंडेक्स मैनेजमेंट। बट येस एच डी एफ सी ए एम सी अच्छा साइन दिखा नहीं रहे। ऑल दो एल्केन सीमेंट्स और बर्जर पेंट, कैम्स, ये तीनों की तीनों अच्छी कंपनी है। इसको तो भैया बेचने का सवाल ही नहीं है। बर्जर पेंट मेगा मल्टीबैगर है। कैम्स का टॉप लाइन ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है, तब इसको फोकस करें। एल्केलिमेंट्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ है, बट इसको एवरेजिंग तभी करिएगा जब इनके जो नंबर्स हैं वो थोड़े से बालाजी माइंस के नंबर्स को मैच ज़रूर कर पाएँ। बाद एच डी एफ सी एम सी की तिकराइज होते हैं, निकलने का मौका मिलता है, तो थोड़ा सा आप चाहें तो पार्शियल लॉस या फिर लाइक नो प्रॉफिट नो लॉस में बेच के आप चाहें तो जो सी डी एस एल की बात की जाए, एंजल ब्रोकिंग की बात की जाए, जिनके नंबर्स आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं विथ राइजिंग डेमोग्राफी, इस पर आप फोकस कर सकते हैं। जापान के मार्केट की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि जापान का मार्केट अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। जो उसने टॉप बनाया था, रीज़न साफ है, जापान में इन्फ्लेशन का जो लाइक चीज़ है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हमें देखने को मिलती है। और एक समय जापान में रियल एस्टेट का बहुत ज़्यादा बूम था। उसके बाद जापान में ऐसा कोई बड़ी ग्रोथ की संभावना में देखने को नहीं मिलती है। तो जो गैस इंडिया का डेमोग्राफी आपको समझ में ज़रूर आना चाहिए। इंडिया में गैस कंज्यूमर लेवल बहुत ही हाई है। आप देखिए ना, टीवी हो गए, फ्रिज हो गए, रोड्स हो गए, पॉलिसीज़ हो गए बाय द गवर्नमेंट, ये कितना एग्रेसिवली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो कंपनी कल ग्रोथ कर रही थी आज भी कर रही है, आने वाले कल में भी करेगी। तो इंडिया की बात की जाए तो कॉस इंडियन मार्केट को उतना ज़्यादा फर्क पड़ने की आवश्यकता नहीं। और याद रखिएगा इंडिया मार्केट सिर्फ और सिर्फ एशिया में बेस्ड नहीं है। आने वाले कुछ सालों में ये वर्ल्ड को भी डोमिनेट कर सकते हैं। तो जापान में जो क्राइसिस हुई है उससे आप पैनिक ना करें। जापान का अपना पर्सनल इशू था, इसको लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा। बट इंडिया की बात की जाए, इनकी जो राइजिंग डेमोग्राफी और इतनी बड़ी आबादी है, देश देश को छोड़िए दोस्तों, विदेशी लोग भी जो है अभी के टाइम भाग रहे हैं। बट येस लॉन्ग टर्म में वो पैसा ज़रूर लगाएंगे। तो बॉन्ड यील्ड का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, इसके वजह से एफ आई एस भाग रहे हैं। बट एक बार मार्केट स्टेबल होगा, जब इन्फ्लेशन पीक होगा तो एफ आई एस ज़रूर आएंगे। दोस्तों बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टाइम है। ऑफ कोर्स अगर आप देखें, थैंक यू सर, इन्होंने बताया है। और गुरु बी का क्वेश्चन है कि निफ्टी विल गो डाउन बिलो 14,500 इन नेक्स्ट 30 सीजन्स, कैन आई सेल द स्टॉक एंड लाइक ग्रीन एंड एक्यूमुलेट लोअर प्राइस? मैंने क्या बताया कि दिस इज कॉल्ड टाइमिंग ऑफ द मार्केट ऑल्सो। इवन किसी को नहीं पता है कि मार्केट कहाँ तक ड्रॉप डाउन होगा। मार्केट गिरता है, भागता भी है, किसी को पता नहीं होता है। जब मार्केट भागता है तो बाई बाई और सिर्फ बाई की न्यूज़ आती है। जब गिरता है तो सेल सेल और सेल की न्यूज़ आती है। दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इन सब की आपको हैबिट डालनी पड़ेगी। मार्केट कहाँ जाकर बॉटम लगाएगा, कहाँ पे करेगा, 2-4-5%, 10% बनाने के चक्कर में गए बहुत लोग तो मल्टी बैगर छोड़ देते हैं। और वही मल्टी बैगर दोस्तों जब आने वाले कल में 5 साल में 10 साल में मल्टी बैगर बन जाते हैं तो परेशानी होगी, बहुत पेन हो रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म में तो आप कर सकते हैं, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा फियर होगा कि गिर सकता है, जो गिरने की संभावना है भी 70% चांस है कि मार्केट और गिर सकते हैं। तो कैसे इससे आप घबराइएगा मत। पोर्टफोलियो डाउन होता है, इससे पोर्टफोलियो बर्बाद नहीं होता है, वैल्यूएशन डाउन होते हैं और फिर से राइज होता है। तो टाइम देने की आवश्यकता है, वरना मार्केट में आप कभी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगा, इंडिया को छोड़ना अभी के टाइम बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इंडिया की बात की जाए, इन्फ्लेशन तो गैस टेम्प्रोरी है, बट लॉन्ग टर्म में गैस इंडिया जैसा देश कहीं नहीं मिलेगा। तो अभी के टाइम में इंडिया ग्रोथ का काफ़ी ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो 6 महीना साल भर के मार्केट करेक्शन से अगर आप फियर हो गए तो 6 साल 10 साल कैसे टिकेंगे? सिर्फ और सिर्फ आपका पोर्टफोलियो डाउन नहीं, इवन मेरा भी है, बड़े बड़े 200 फंड हाउसेस का भी है, पीएमएस वाले का भी है, इवन बड़े बड़े निवेशक का भी है। आरजी सर का पोर्टफोलियो कितना डाउन हुआ?
2800 का टाइटन बिका टाइम में 2000 के आसपास है। तो इस बात को समझना पड़ेगा। तो क्या टाइटन आने वाले कल में 4000 नहीं लगाएगा? तो ऑफकोर्स लगाएगा, लेकिन यस आपको इंडिया की डेमोग्राफी भरोसा होना चाहिए, वरना मार्केट में गैस 2 5 10% कमाने के चक्कर में कभी कभी बहुत बड़ी गाड़ी छूट भी जाती है। बात निफ्टी की, तो कल भी था, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगा। तो इसको फोकस करें, कहाँ पे जाके बॉटम बनेगा किसी को पता नहीं, तो फालतू का उसमें आप टाइम वेस्ट ना करें, अच्छी कंपनी को चूज़ करें, अच्छे प्राइस पे चूज़ करें, प्राइस महंगा भी लिए हैं, होल्ड करें, सही प्राइस आने पे एवरेजिंग करें। अगर आपका एलोकेशन ठीक नहीं तो लॉन्ग टर्म में बने रहें। इट्स अ पार्ट ऑफ द मार्केट, मार्केट गिरेगा, कंसोलेशन भी करेगा और फिर भागेगा भी, बट यस टाइमिंग ऑफ द मार्केट इज़ अ वेरी बैड थिंग। छोटा पोर्टफोलियो में कर सकते हैं, बट बड़ा पोर्टफोलियो में अगर आप बोलते हैं कि मैं कर चुका हूँ, आप 100% झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है कि आप उन लाख में से एक इंसान के अंदर होते हों जिनके पास एक्सेप्शनल पावर है, बट यस ऐसा नॉर्मल पब्लिक के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो आई होप दोस्तों ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल थी। अगर कंटेंट सही लगा तो बहुत मेहनत लगी है, लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करिएगा। और इस इन्फॉर्मेटिव सीजन को आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगी तो भाई लाइक एंड इनकरेज करके दूसरों के लिए शेयर ज़रूर करिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।